जरूरतों के लिए सड़कों पर उतरना हमारी लोकतांत्रिक मजबूरी बनती जा रही है। आखिर अपना हक मांगना कब तक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह माना जाता रहेगा? ये तमाम सवाल आंदोलनों से खुलती विकास की राह का समर्थन करते हैं। इसके साथ ही शुरू होती है आंदोलनों को राजनीति की बजाय समाज की मांग वाले चश्मे से देखे जाने की वो मांग जो सत्ता प्रशासन की ताकत के बूते हर बार दबा दी जाती है। भारत से इंडिया तक का सफर तय कर चुके हिंदुस्तान में छोटा सा रसूखदार इंडिया बड़े गरीब भारत को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। नतीजे में उपेक्षित भारत के तमाम बाशिंदे कहीं पानी, कहीं सड़क, कहीं बिजली तो कहीं जंगल बचाने की मांग से जुड़े छोटे बड़े आंदोलन करने को बाध्य है। ये सिलसिला गांवों से कस्बे, कस्बे से शहर, शहर से राज्य और राज्य से केंद्र तक लगातार जारी है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनु आनंद जी, जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑल राजस्थान एग्रीकल्चर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के संरक्षक बनेचंद जैन साहब, और भोपाल से साथ हैं सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड रिसर्च के प्रेसिडेंट पंकज चतुर्वेदी। आप सभी मेहमानों से हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। 70 के दशक में जन आंदोलनों का दौर जो शुरू हुआ वो आज तमिलनाडु के कुडनकुलन और खंडवा में चल रहे आंदोलन के रूप में सबके सामने है। इतिहास गवाह है कि वो चाहे चिपको आंदोलन हो या फिर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के लिए उठाई गई आम आवाम की आवाज। आंदोलन इन सभी सत्याग्रहों के बाद ही सरकार अपने दायित्व की ओर जागरूक हुई है। और इन सभी आंदोलनों में एक बात जो आम रही है वो ये कि उन लोगों को इससे समाधान मिला जिनकी समस्या जल, जंगल और जमीन से जुड़ी थी। उन इलाकों में आंदोलनों की आग और ज्यादा भड़की जहां जनता जनार्दन आधुनिक विकास की परिधि के हाशिए पर नजर आया। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि क्यों जिस विकास के बल पर सरकारें चुनाव जीतती हैं, उनसे वही विकास हासिल करने के लिए जनता को चीखना चिल्लाना पड़ता है। पिछले 60 साल में हमारी विकास नीति में एक विरोधाभास साफ नजर आया। ये खासकर उन दो वर्गों के बीच में है जिनके हिस्से में या तो विकास की पक्की सड़क है या फिर किसी तरह जीवन बसर करने को जरूरी टूटी फूटी पगडंडी। 1990 में हुए आर्थिक उदारीकरण के बाद ये दूरियां और साफ दिखाई देने लगी। एक अनुमान की माने तो कुल 20% गरीब जनता को देश की मात्र 1% संपत्ति पर स्वामित्व अधिकार प्राप्त है, जबकि 50% संपत्ति देश के मात्र 10% संपन्न वर्ग के हाथों में है। वहीं देश के 6 करोड़ आदिवासियों में से 20 से 30% आदिवासियों को उनकी जमीन में होने वाले खनन, जल परियोजनाओं और उद्योगों के कारण अपने जल, जंगल और जमीन को छोड़ना पड़ा। और तभी शुरू होती है विकास के सपनों को साकार करने के लिए ली गई उनकी बलि के खिलाफ जंग, जो आंदोलनों का रूप ले लेती है। क्या देश की जनता ये मान ले कि हुक्मरानों को बस आंदोलनों की ही जुबान समझ में आती है? ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारती। अनु जी, बहुत स्वागत है खबर भारती में आपका। धन्यवाद। अनु जी, क्या लगता है ये लगातार आजादी के बाद से अब तक जो आंदोलनों का एक लंबा सिलसिला है, उसके साथ में विकास की जो कुश्ती चलती है, आप किस तरह से देखती हैं आप, क्योंकि विकास पत्रकारिता में लंबे अरसे से हैं, आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए, मैं जन आंदोलनों को एक आम आदमी की बहुत बड़ी ताकत मानती हूँ। जन आंदोलन वो माध्यम है जिससे कि आज एक आम व्यक्ति जो है अपने बुनियादी अधिकारों की रक्षा करने में सफल हो रहा है। ये जो जन आंदोलन है ये उसकी हौसला है, उसका भरोसा है, जिसके बल पे कहीं भी अगर उसके साथ अन्याय होता है, उसके बुनियादी जल, जंगल, जमीन को लेके, तो वह इस आंदोलन के माध्यम से, और इन आंदोलनों की ताकत को तो आप जानते ही, हम बहुत पिछले लंबे समय से देख रहे हैं। 70 के दशक से क्यों, मेरा मानना यह है कि चिपको आंदोलन से हम क्यों नहीं बात करते। चिपको आंदोलन से शुरू हुए ये जन आंदोलन, बाद में नर्मदा बचाओ आंदोलन देखिए, या उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन के बाद आज हम खंडवा में देख रहे हैं ओंकारेश्वर बांध वाला। इसके अलावा हमने निजी सेक्टर्स में भी देखा है कि आजकल पहले जो आंदोलन होते थे वो सिर्फ सरकार के खिलाफ होते थे, जन आंदोलन, लेकिन समय के साथ साथ जन आंदोलनों का